स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बीएससी सेकेंड सेमेस्टर जिसका टाइटल है फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी, उस क्वेश्चन पेपर को जो कि 2023 में आया था उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फाइटिंग इन्फेक्शंस। ठीक है, तो इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए कौन सा ऑप्शन है, यानी व्हाइट ब्लड सेल, जो WBC ये रोल प्ले करती हैं इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। ठीक है, विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड कंटेन्स एंटीबॉडीज एंड हेल्प्स विद द इम्यून रेस्पॉन्स। ठीक, तो जो हमारी एंटीबॉडीज होती है बेटा वो किस में प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा में। ठीक है, प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है एंटीबॉडी। ठीक, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी का मेन फंक्शन क्या है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, जो हमारा आरबीसी सेल्स होती है, रेड ब्लड सेल्स, उसके अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन, और जो ऑक्सीजन है हीमोग्लोबिन से कंबाइन करके बनाता है HbO2, यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है। तो जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स हैं, उनका मेन काम है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना। तो इसका ए ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम ए पर्सन विद ब्लड टाइप O हैज व्हिच एंटीबॉडी इन देयर प्लाज्मा। ठीक है, देखिए अगर इस क्वेश्चन का, अब कभी कभी क्वेश्चंस को ध्यान देना चाहिए बच्चों। ठीक, अब देखिए इस क्वेश्चंस का आंसर इस क्वेश्चन में छुपा है, इसलिए पूछा ना, कंटेन्स एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज किस में प्रेजेंट है, आरबीसी में, व्हाइट ब्लड सेल में, प्लेटलेट, प्लाज्मा में। प्लाज्मा में ना, यहाँ देखिए दे दिया, in the ABO blood group system a person with blood type O has antibodies in their plasma, यानी जो एंटीबॉडीज है वो किस में प्रेजेंट है, प्लाज्मा में। यह आंसर दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन पे ध्यान देना चाहिए, कभी कभी एक क्वेश्चन का आंसर दूसरे क्वेश्चन मिल जाता है। देखो अब यहाँ से आपको जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है, यहाँ से बेटा आपको क्वेश्चन मिल सकता है, ये रिपीट हो सकता है, या और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो इसको बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए। ठीक, देखिए जो आरबीसी है, ब्लड सेल्स हैं, उनकी सरफेस पे जो पाए जाते हैं वो होते हैं एंटीजेंस। ठीक, और प्लाज्मा के अंदर पाई जाती है एंटीबॉडी। ठीक है, ध्यान दीजिए, एंटीजन कहाँ पाए जाते हैं, आरबीसी की सरफेस पे। तो ये जो बने हुए हैं ये क्या है, एंटीजेंस है। ठीक है, एंटीजेंस आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, और प्लाज्मा के अंदर पाई जाती है हमारी एंटीबॉडी। ठीक, तो अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें जो एंटीजन होगा वो किस टाइप का होगा, एंटीजन किस टाइप का होगा, ए टाइप का। कहां पर होता है ये भी पूछा सकता है, एंटीजेंस आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा और द सरफेस ऑफ आरबीसी। तो हमारा एंटीजन कहां प्रेजेंट है, आरबीसी की सरफेस पे। ठीक, जो ब्लड ग्रुप का टाइप दिया होता है वो, जो हमारा एंटीजन होता है वही टाइप होता है। तो ध्यान दीजिए, जो टाइप होगा वही एंटीजन होगा और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी होगी। ठीक, तो एंटीबॉडी अगर ए ब्लड ग्रुप है तो क्या होगी, एंटी बी। ठीक, एंटी अपोजिट, तो ध्यान दीजिए अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए है और एंटीबॉडी उसके अपोजिट होगी। क्लियर। ठीक, अब ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीबॉडी ए हो जाएगा, एंटीजन हमारा बी हो जाएगा। अब अगर ब्लड ग्रुप ए बी है, ठीक, तो ए बी में हमारा कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, एंटीजन इसके अंदर दोनों प्रकार के हैं। ठीक, ग्रुप ओ में कोई भी एंटीजन नहीं है तो इसमें एंटीबॉडी दोनों प्रकार की। इसको अच्छे से टेबल को लर्न करने ना, यहाँ से बच्चों आपको खूब क्वेश्चन मिलेंगे। वो हमारा क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है, वो हमारा क्या है, यूनिवर्सल डोनर। और ये भी क्या है, रिसिपिएंट, यूनिवर्सल रिसिपिएंट। ठीक है, तो ये भी ध्यान दीजिए पॉइंट। अब यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर देखिए मिल जाएगा हमको, इन द एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम ए पर्सन विद ब्लड टाइप O हैज विच एंटीबॉडीज इन देयर प्लाज्मा। ठीक है, तो अगर ब्लड O है तो O में एंटीजन अब्सेंट होगा और एंटीबॉडी कौन सी, A और B दोनों प्रकार की हुई। तो जहां पर बोथ A एंड B एंटीबॉडी, यानी यहां पर C ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच क्लॉटिंग फैक्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग फाइब्रोजन टू फाइब्रिन। ठीक है, तो फाइब्रोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा
क्लॉटिंग फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो इसका यहाँ पर डी ऑप्शन, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, ये ऑप्शन ठीक है। ये देखिए एक टेबल भी दिया गया है कौन कौन से हमारे फैक्टर हैं, ठीक। जो हमारा 12 फैक्टर होता है उसको हम क्या कहते हैं, हैगमैन फैक्टर और एक सेरीन प्रोटीज, ठीक। वैसे बेटा ना इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ये है 12, लेकिन यहाँ पर इन्होंने आंसर दिया नहीं है। इसका सही आंसर 12 होना चाहिए। ये जो तो बता रहे हैं ये इस स्टेप को बता रहे हैं, ठीक है। ये जो थर्ड होता है हमारा, थर्ड कहाँ पे काम करता है, फाइब्रिन को स्टेबल फाइब्रिन क्लॉट में डेवलप करने के लिए ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 13 काम करता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा सेरीन प्रोटीएज है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं, ये हमारा क्या है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। जो सेरीन प्रोटीज है ये क्या है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 12। ये 12 नंबर का ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, ये हमारा फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने कोई भी 12 ऑप्शन दिया ही नहीं, ठीक। तो या तो इनको 12 आंसर देना चाहिए था, तब ये इसका सही आंसर वो होता, ठीक। लेकिन इन्होंने जो मान लिया तो ये इस स्टेप पे काम करता है, लेकिन इन्होंने यहाँ से इसको इसके मान के सीधे यहाँ पे कर दिया, लेकिन ये गलत है। इनका एक तरह से ये क्वेश्चन ही गलत है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग यही यहाँ पर सुटेबल आंसर है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये भी हमको ध्यान देना पड़ता है बेटा कि कभी कभी अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो जो सुटेबल लगे उसको टिक कर देना चाहिए, मार्क्स तभी हम ऑब्टेन कर पाएंगे, ठीक है। विच आर द टू मेन टाइप ऑफ RH एंटीजन फाउंड ऑन द रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। जो RH पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, इसमें कई लगभग 5-6 टाइप के एंटीजन होते हैं इसके। वैसे तो 40 टाइप के होते हैं, लेकिन मेनली 5 टाइप के होते हैं, D, E, D, C, E, स्मॉल सी और स्मॉल ई, इतने 5 टाइप के मेन होते हैं। तो इसमें जो सबसे ज्यादा यहाँ पर अगर इनमें देखें तो मोस्ट कौन सा सुटेबल कॉम्बिनेशन है यहाँ पर, तो सी ऑप्शन यहाँ पर, ठीक है, C and D, ठीक। विच ब्लड टाइप इज कंसिडर्ड एज द MN, ठीक है। तो MN हमारा कौन सा होगा यहाँ पर, A, जिसमें हमारा M एंटीजन भी पाया जाएगा, N एंटीजन भी पाया जाएगा, उस व्यक्ति के ब्लड ग्रुप को हम MN ब्लड ग्रुप कहते हैं, ठीक। इस टेबल को भी लर्न कर लेना, कहाँ पर हमारा कौन सा ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर काम करता है, किसको हम क्या कहते हैं। इसको देखिए क्रिसमस फैक्टर कहते हैं। इसकी डिफिशियंसी से जो डिजीज हो जाती है उसको हम क्रिसमस डिजीज कहते हैं। ये भी एक तरह का हीमोफीलिया होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच चैम्बर ऑफ द मेमेलियन हार्ट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स, ठीक है। लंग्स हमारा कौन सा हार्ट चैम्बर, अब ये देखिए, ठीक। ये हमारा राइट जो हार्ट होता है उसको 2 पार्ट्स में, राइट एंड लेफ्ट पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, और कितने 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। दिस इज राइट एट्रियम, ठीक है, ये राइट एट्रियम है, और ये है हमारा राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो जो लेफ्ट साइड है, ठीक, देखिए एक चीज ध्यान रखिए, आर्टरीज का मतलब था अवे फ्रॉम द हार्ट, यानी हार्ट से बाहर जो ब्लड ले जाती है वो सारी आर्टरीज कहलाती है। तो आर्टरीज में कैसा ब्लड रहेगा, ऑक्सीजनेटेड, ठीक। जो रेड दिखाया ये सब हमारा क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये जो पल्मोनरी वेन्स, लेकिन जो पल्मोनरी वेन्स और पल्मोनरी आर्टरी इनमें एक्सेप्शन होता है, ठीक है। पल्मोनरी वेन्स के अंदर वैसे जो वेन्स होती है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, लेकिन पल्मोनरी वेन में कैसा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, देखिए रेड कलर से दिखाया है, ठीक। तो 4 ब्रांचेज, 4 पल्मोनरी वेन्स लंग्स के दोनों लोब से, राइट एंड लेफ्ट लोब से 2-2 ब्रांचेज निकलती हैं। 4 पल्मोनरी वेन्स आकर ओपन हो जाती है कहाँ, लेफ्ट एट्रियम में, और इनसे कैसा ब्लड आएगा, ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। कैसा ब्लड होगा बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा यहाँ पर, ठीक। कहाँ से आ रहा है ये, लंग्स से। लंग्स के राइट एंड लेफ्ट लोब, दोनों लोब से 2-2 ब्रांचेज निकलती है, देखिए 2 यहाँ से आ रही हैं और 2 राइट साइड से, 2 लेफ्ट साइड से। ये 4 ब्रांचेस कहाँ पर आकर ओपन हो रही हैं, लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। कहाँ पर, लेफ्ट एट्रियम में, विशेष ध्यान दीजिए, ठीक। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया हमें, विच चैम्बर ऑफ द मेमेलियन हार्ट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स। तो ये हमारा क्या हो गया, लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर आ रहा है ब्लड, ठीक। इसको ध्यान दीजिए। अब यहाँ से आपको कई क्वेश्चन मिल सकते हैं। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं मिट्राल वाल्व, ठीक है। दिस इज मिट्राल वाल्व, ठीक है। और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं ट्राइकैप्सिड। और जो यहाँ पर जो हमारा
ये वेंट्रिकल और पल्मोनरी वेन, यहाँ पर जो ये वाले जो वाल्व ये सेमी लिनोर वाल्व कहता है, ये सेमी लिनोर वाल्व कहलाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए कौन से वाल्व की पोजीशन क्या है। ठीक, तो इसका क्वेश्चन हमको मिल गया ये आंसर। ठीक है, ये पल्मोनरी वेन्स के द्वारा हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता। अब ये देखिए राइट वेंट्रिकल से ये जाती है पल्मोनरी आर्टरी। ठीक, और ये पल्मोनरी आर्टरी लंग्स के लिए कहाँ ले जाएगी ब्लड? लंग्स में। लंग्स में कैसा ब्लड लेके जाएगी? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाएगा, लंग्स से प्यूरिफाई हो जाएगा और पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाता किससे, कहां से है? हमारा राइट वेंट्रिकल से। ठीक, ये भी ध्यान दीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द लार्ज blood vessels that carries deoxygenated blood from the lower and middle parts of the heart? ठीक है, तो ये जो इंफीरियर वेना, इंफीरियर का मतलब था लोअर, तो लोअर और मिडिल पार्ट्स ऑफ द हार्ट से जो ब्लड लेके आती है उसको कहते हैं इंफीरियर वेना केवा। तो ये वाला इसका आंसर हमारा ठीक हो गया, इंफीरियर वेना केवा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पाथवे ऑफ द ब्लड थ्रू द मेमेलियन हार्ट? तो इसमें हमारा ए ऑप्शन ठीक है, इसको अच्छे से यहाँ से क्लियर भी हो जाएगा। यहाँ हमारा राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल। ठीक है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स से पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर पूरी बॉडी में इन आर्टरीज के एओर्टास के द्वारा पूरी बॉडी में भेज दिया जाता है। ठीक है, तो ये पाथवे है। तो ये हमारा, इसको बहुत अच्छे से इस फिगर को देख लेंगे तो कई सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द टर्म फॉर द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय द हार्ट इन 1 मिनट? इसको कहते हैं बेटा कार्डियक आउटपुट। 1 मिनट में हार्ट जो ब्लड पंप कहता है उसको कहते हैं हम कार्डियक आउटपुट, और इसकी वैल्यू ह्यूमन के लिए होती है 5 to 6 लीटर। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है कार्डियक आउटपुट कितना होता है, 5 to 6 लीटर पर मिनट। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया, लेकिन इससे रिलेटेड ये पूछा जा सकता है। ठीक है, व्हाट इज इन एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है? ए टेस्ट दैट मेजर द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, ए टेस्ट दैट मेजर द ब्लड थ्रू। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही ठीक है यहाँ पर, ए टेस्ट दैट मेजर द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है द पी वेव एंड ईसीजी रिप्रेजेंट। तो जो हमारा ईसीजी होता है, ठीक है, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इसकी अगर फुल फॉर्म भी पूछा जाए तो क्या है? इलेक्ट्रो, ई से इलेक्ट्रो, सी से कार्डियो और जी से ग्राम। ठीक है, अब ये जो ईसीजी होता है इसमें कई सारी, ये देखिए ये वेव्स होती है। पहली जो वेव होती है वो कहलाती है पी वेव, फिर ये तीन, ये क्यू होती है, फिर ये आर और फिर ये नीचे की तरफ एस, ये पूरा कहलाता है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। ठीक, देन ये टी वेव। ठीक है, तो ये जो पी वेव है क्या रिप्रेजेंट कर रही है? एट्रियल डीपोलराइजेशन। एट्रियल डीपोलराइजेशन मतलब जो एट्रियल है उसका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। एट्रियल डीपोलराइजेशन क्या होगा? एट्रियम हमारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ये पूरा कॉम्प्लेक्स ये क्या बताता है? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, यानी वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन। वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन क्या होगा? जो वेंट्रिकल है हमारा वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक, और टी वेव बताता है हमारा वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, यानी जो वेंट्रिकल है वो हमारा रिलैक्स हो गया। ठीक, अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमारा एट्रियम के रिलैक्स होने के लिए कोई वेव नहीं है। तो जो एट्रियम होता है वो हमारा कब रिलैक्स कर रहा होता है? जब हमारा ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो यहीं पर हमारा एट्रियल रिपोलराइजेशन हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए एट्रियल रिपोलराइजेशन की जो वेव होती है वो इस क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में छुप जाती है, तो वो इस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में शो नहीं होती है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से देख लेना, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए ए से क्लियर हो गया, द पी वेव क्या है? हमारी एट्रियल डीपोलराइजेशन। ठीक है, अगर यहीं पर घुमा दे तो ये एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। डीपोलराइजेशन में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन
कैन इंक्रीज ब्लड प्रेशर, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कैन इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को कौन सा हार्मोन इंक्रीज करता है, तो वो हमारा हो गया यहाँ पर सभी हार्मोन ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, तो ऑल द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स प्ले अ की रोल इन रेगुलेटिंग ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा ऑर्गन रोल प्ले करता है, तो वो किडनी है बेटा, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन फिल्टर्स ब्लड, नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट ब्लड को फिल्टर करता है, ठीक है, तो इसमें यहाँ के अकॉर्डिंग ग्लोमेरुलस है, ठीक है, ग्लोमेरुलस इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल इन द नेफ्रॉन, नेफ्रॉन में रीनल ट्यूब्यूल का मेन काम क्या होता है, तो रीनल ट्यूब्यूल मेन काम करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द फिल्टर्ड सब्सटेंस, ठीक है। हेलो, तो इससे आगे के क्वेश्चन देखते हैं, ये अब हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रीनल ट्यूब्यूल इन द नेफ्रॉन, ठीक है, तो ये हो गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस नेवर रीएब्जॉर्ब बाय द किडनी, इनमें से कौन से तत्व को किडनी कभी एब्जॉर्ब नहीं करती, तो बेटा इसका एग्जाम्पल है हमारा क्रिएटिनिन, ठीक है। बहुत सारे बच्चे यूरिया, यूरिया का लगभग 50% जब फिल्टर होती है, यहाँ से बोमन कैप्सूल जब फिल्ट्रेशन हो जाता है तो जो फिल्टर रेट होता है इससे 50% यहीं पर रीएब्जॉर्ब हो जाती है यूरिया, ठीक है। लेकिन क्रिएटिनिन, क्रिएटिनिन को बेस्ट इंडिकेटर ऑफ किडनी कहते हैं, क्रिएटिनिन को क्या कहते हैं, बेस्ट इंडिकेटर ऑफ किडनी फंक्शन, इंडिकेटर ऑफ किडनी फंक्शन। अगर आप लोगों को ध्यान हो, ठीक है, तो अगर कोई देखेंगे किसी किडनी पेशेंट का जब टेस्ट किया जाता है किडनी की, किडनी उसकी ठीक है नहीं, तो क्रिएटिनिन ही टेस्ट किया जाता है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो जीआई ट्रैक्ट है या गट कह सकते हैं या एलिमेंट्री कैनाल कह सकते हैं, उसकी जो वॉल होती है वो मेनली 4 लेयर से मिलकर बनती है। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है दैट इज कॉल्ड सीरोसा, ये सीरोसा क्या है, आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर कौन सी, सिरोसा। उसके बाद आती है मस्कुलरिस, कौन सी लेयर, सिरोसा के बाद आती है मस्कुलरिस लेयर। जो मस्कुलरिस लेयर होती है वो 2 प्रकार की मसल्स की बनी होती है, इनर साइड में होती है सर्कुलर मसल्स और बाहर साइड में होती है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, ठीक है। आउटर मोस्ट सिरोसा, उसके नीचे मस्कुलरिस, मस्कुलरिस में 2 प्रकार की मसल्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स, ठीक। उसके नीचे वाली लेयर सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस के नीचे ये पूरी मस्कुलरिस हो गई, मस्कुलर के नीचे सब म्यूकोसा और उसके नीचे म्यूकोसा, दिस वन इज म्यूकोसा, ठीक है। तो सिरोसा इज आउटर मोस्ट और म्यूकोसा क्या है, इनर मोस्ट लेयर, म्यूकोसा क्या है, इनर मोस्ट लेयर, ठीक है। दिस इज द ल्यूमन, यहां पर इस ल्यूमन में क्या होता है, डाइजेशन का प्रोसेस इसी के अंदर चलता है, ल्यूमन के अंदर जो फूड है हमारा इस ल्यूमन के अंदर ही पूरा डाइजेशन चलेगा, ठीक। जो इसकी इनर वॉल है म्यूकोसा, म्यूकोसा को फिर 3 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। अगर हम देखें तो म्यूकोसा को हम 3 लेयर्स में डिवाइड करते हैं, इपिथीलियम, ठीक, इपिथीलियम, लैमिना प्रोप्रिया और म्यूकोसा मस्कुलरिस, म्यूकोसा मस्कुलरिस, ठीक है। तो अगर इस रेस्पेक्ट में देखा जाए तो इनर मोस्ट लेयर हो जाती है हमारी इपिथीलियम। अगर पूछा जाए तो फूड के कांटेक्ट में कौन सी लेयर रहती है, तो वो हमारी इपिथीलियम फूड के कांटेक्ट में रहती है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, हमको यहाँ पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज द रेस्पॉन्सिबल, सॉरी इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, आउटर मोस्ट हो गई बेटा हमारी यहाँ पर, सॉरी सिरोसा, सिरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज रेस्पॉन्सिबल द पेरिस्टालसिस, ठीक है। तो जो पेरिस्टालसिस जो मूवमेंट होता है, जो मूवमेंट होता है एलिमेंट्री कैनाल की वॉल में, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है मसल्स की वजह से, तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है हमारी मस्कुलरिस, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो हमारा जीआई ट्रैक्ट है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, उसका मुख्य काम क्या है,
टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड, ठीक है, टू एलिमिनेट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, वेरी गुड, टू प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक। तो ऑल द एबव, यहाँ पर ये सभी कार्य हैं इसके, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, which hormone is responsible for the stimulus stimulating the release of the bile from the gall bladder, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसका ना ये इन्होंने आंसर गलत दिया एक तरीके से, ठीक। आप इस डायग्राम को देखिए ध्यान से, क्लियर हो जाएगा। ये हमारा बाइल की सिंथेसिस क्या होती है, देखिए इससे कई सारे क्वेश्चंस बनेंगे। बाइल हमारा सिंथेसाइज कहाँ हो रहा है, लिवर, लिवर में बाइल सिंथेसिस हुआ और ये जाकर यहाँ गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है, ठीक। गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है और ये हमारी डक्ट आती है, ठीक है, बाइल डक्ट, और ये हमारा पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज से ये आती है हेपेटिक डक्ट। तो ये हेपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट, ठीक है, ये कॉमन डक्ट के थ्रू ये ओपन होता है, किसमें, ड्यूडेनम में, एलिमेंटिकम में, ठीक। अब तो ये जो ड्यूडेनम की वॉल है, ये हार्मोन सिक्रीट करती है कोलिसिस्टोकाइनिन, सीसी के मतलब कोलिसिस्टोकाइनिन। ये हार्मोन इस गॉल ब्लैडर, ये क्या है, हमारा गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करता है फॉर द सिक्रीशन ऑफ बाइल जूस, ठीक है। और जो दूसरा हार्मोन है सिक्रेटिन, ये सिक्रेटिन हार्मोन स्टिमुलेट करता है पैनक्रियाज को फॉर द सिक्रीशन ऑफ पैनक्रिएटिक जूस, ठीक है। तो बाइल जूस के सिक्रीशन को कौन स्टिमुलेट करता है, कोलिसिस्टोकाइनिन, ठीक। ये कोलिसिस्टोकाइनिन गॉल ब्लैडर को भी स्टिमुलेट करता है और हमारा पैनक्रियाज को भी स्टिमुलेट करता है, दोनों को स्टिमुलेट करता है, पैनक्रिएटिक जूस के सिक्रीशन को भी और इसके सिक्रीशन को, ठीक। अब यहाँ देखिए इन्होंने कोलिसिस्टोकाइनिन एग्जाम्पल लिया, ठीक। ये यहाँ पर इनके हिसाब से आप सिक्रेटिन ही कर दो, लेकिन सिक्रेटिन जो हार्मोन है वैसे एक्चुअल में करता है पैनक्रियाज को स्टिमुलेट फॉर द सिक्रीशन ऑफ पैनक्रियाज, ठीक है। सिक्रेटिन एक हमारा पेप्टाइड हार्मोन होता है, कैसा हार्मोन होता है ये, पेप्टाइड हार्मोन। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आप आंसर ये सही लगा सकते हो, बाकी इनमें से और कोई है नहीं। बाकी वैसे मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन इन्होंने गलत दिया, या तो यहाँ पर कोलिसिस्टोकाइनिन इन्हें ऑप्शन देना चाहिए था, यहाँ पर इन्होंने पैनक्रियाज ऑप्शन देना चाहिए था, ठीक है। Which of the following is not a function of the teeth? Not, देखिए इसका विशेष ध्यान दीजिए, नॉट लगा ना, नॉट ए फंक्शन ऑफ द टीथ इन द मैकेनिकल डाइजेशन, ठीक। ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू द स्मॉलर पीसेस, यस करता है। मिक्सिंग फूड विद सलाइवा, यस करता है। च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग फूड, यस। एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट, टीथ एब्जॉर्प्शन में कोई रोल प्ले नहीं करते, तो ये तीनों फंक्शन है। पूछा नॉट अ फंक्शन ऑफ टीथ, तो यहाँ पर डी ऑप्शन इज अ राइट ऑप्शन। व्हाट एंजाइम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकिंग डाउन कार्बोहाइड्रेट इन द माउथ, ठीक है। तो माउथ में कौन सा कार्बोहाइड्रेट एंजाइम होता है, सेलेब्री अमाइलेज, ठीक है। अमाइलेज, इसको सेलेब्री अमाइलेज या टाइलिन भी कहते हैं बच्चों, ठीक है, सेलेब्री अमाइलेज या टाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर इन सिट्रेट, द फर्स्ट फुल्ली फॉर्म्ड इंटरमीडिएट ऑफ द टीसीए साइकिल। टीसीए साइकिल में जो फर्स्ट कंपाउंड बनता है जिसको सिट्रेट कहते हैं, इसमें कितने कार्बन है, तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, यानी 6 कार्बन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ द आइसोसिट्रेट टू अल्फा कीटोग्लूटारेट इन द टीसीए साइकिल। तो ठीक है, टीसीए साइकिल की ये फर्स्ट स्टेप हो गई, ठीक है। एसिटाइल कोएंजाइम ए और ऑक्जिलो एसीटेट ये आपस में कंबाइंड होकर यहाँ पर कोएंजाइम ए निकल जाता है और एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल बनता है जिसको हम कहते हैं सिट्रेट। यहाँ पर जो एंजाइम काम करता है फर्स्ट स्टेप पे, इस एंजाइम का नाम है सिट्रेट सिंथेज, यानी फर्स्ट एंजाइम यहाँ पर कौन सा काम करता है, सिट्रेट सिंथेज, ठीक है। नंबर 2 पे आ जाइए। अब सिट्रेट सिंथेज यहाँ पर काम करता है सेकेंड स्टेप पर एकोनिटेज एंजाइम। सेकेंड स्टेप पे कौन सा एंजाइम करता है, एकोनिटेज एंजाइम, और यहाँ पर बन जाता है हमारा आइसोसिट्रेट, ठीक है। और इस आइसोसिट्रेट को कन्वर्ट कर देता है अल्फा कीटोग्लूटारेट में, और यहाँ पर जो एंजाइम काम करता है उसका नाम है आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज। यहाँ पर जो एंजाइम काम करता है उसका नाम है आइसोसिट्रेट
डीहाइड्रोजिनेज। तो अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक कार्बन यहाँ पर कम हो गया ना, 6 कार्बन है, ये 5 कार्बन कंपाउंड बना जिसको कहा जाता है अल्फा कीटो ग्लूटारेट। ठीक है, एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर निकल जाता है और ये एक NaDH बनता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप है और यहाँ पर एंजाइम है आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज। और यहाँ यही पूछा है आइसोसिट्रेट को अल्फा कीटो ग्लूटारेट में कौन सा एंजाइम कन्वर्ट करता है, तो यहाँ पर हमारा ये वाला ठीक है। ठीक, अब ये बन गया अल्फा कीटो ग्लूटारेट। अब यहाँ पर एंजाइम काम करता है अल्फा कीटो ग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेज और एक कार्बन और कम हो गया। ठीक है, अल्फा कीटो ग्लूटारेट काम करेगा, एक कार्बन और कम हो जाएगा और ये 4 कार्बन कंपाउंड यहाँ पर हमें बन जाएगा। ठीक है, और सक्सेनिल। ठीक है, 4 कार्बन कंपाउंड बन जाएगा। तो इसी तरह से ये हर स्टेप पे हमारा काम होता रहेगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर है हमारा आइसोसिट्रेट डीहाइड्रो। वेयर डज ग्लूकोनियोजेनेसिस अकर इन द बॉडी। ठीक है, हमारी बॉडी में ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज अदर देन हेक्सोज शुगर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ गया व्हाट इज ग्लाइकोजेनेसिस। व्हाट इज ग्लाइकोजेनेसिस? ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है बेटा? ये है हमारा सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज। इसका सी ऑप्शन सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन स्टिमुलेट ग्लाइकोजन सिंथेसिस। तो ग्लाइकोजन सिंथेसिस के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है? हमारा इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन सिक्रीट होता है हमारा किससे? बीटा सेल्स। कौन सी सेल्स? बीटा सेल्स। किस में प्रेजेंट होती हैं? पैनक्रियाज। पैनक्रियाज हमारा मिक्स ग्लैंड होता है। इसका जो एंडोक्राइन पार्ट होता है उसको कहते हैं हम आइसलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस। आइसलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस जो होता है उसी की बीटा सेल सिक्रीट करती हैं इंसुलिन हार्मोन और अल्फा सेल सिक्रीट करती है हमारा ग्लूकेगॉन। इंसुलिन क्या करता है? एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो ब्लड में होता है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कराता है और ग्लूकागोन जस्ट इसके अपोजिट काम करता है। जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होता है तो ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करा देता है। ठीक है, पामिटिक एसिड इज ए सैचुरेटेड फैटी एसिड विद हाउ मेनी कार्बन एटम। तो इसमें होते हैं हमारे 16 आइटम, यानी डी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज ग्लाइकोजेनेसिस। व्हाट इज ग्लाइकोजेनेसिस? तो ये हमारा डबल हो गया है, इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन इन विच ऑर्गन डज कीटोजेनेसिस प्राइमरीली अकर्स। ठीक है, तो कीटोजेनेसिस किस में होती है? हमारी लिवर सेल्स। और अगर सेल ऑर्गेनली पूछा जाए तो इसके माइटोकॉन्ड्रिया में। लिवर सेल्स के किस में? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, कीटोजेनेसिस होती है। द एंजाइम नेम डीएनए पॉलीमरेज डिफर्स टू इट्स फंक्शन इन कैटालाइजिंग द सिंथेसिस ऑफ विच मॉलिक्यूल। तो बेटा डीएनए पॉलीमरेज बनाता है डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन करता है और डीएनए से डीएनए बनाने का काम करता है। ठीक, इन्होंने यहाँ ऑप्शन में न्यूक्लिक एसिड दिया है, डीएनए नहीं दिया है, तो हम इसी को टिक मारेंगे न्यूक्लिक एसिड ही। वैसे न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए दोनों आ जाता है। ठीक है, विच क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कैटालाइजिंग द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स विद इन ए मॉलिक्यूल। तो इसमें हमारा आइसोमरेज एंजाइम। ठीक है, देखिए ये दिया है मैंने कि कौन सा एंजाइम किस तरह का फंक्शन होता है। तो जो हमारे आइसोमरेज होते हैं वो क्या करते हैं? आइसोमरेज इंट्रामॉलिक्यूलर ग्रुप ट्रांसफर, जो मॉलिक्यूल है उसमें ग्रुप ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रामॉलिक्यूलर ग्रुप ट्रांसफर के लिए, तो जिससे मॉलिक्यूल में रीअरेंजमेंट हो जाता है। ठीक, ट्रांसफरेज का काम होता है ग्रुप ट्रांसफर करें काम करना। ऑक्सीडो रिडक्टेज का काम होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कराना। हाइड्रोलाइजेज का काम होता है हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप टू द वाटर। ठीक है, किसी फंक्शनल ग्रुप को वाटर पर ट्रांसफर कर देते हैं। लाइज क्या करते हैं? एडिशन और रिमूवल ऑफ ग्रुप टू फॉर्म डबल बॉन्ड्स। लाइज डबल बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, और लाइगेज क्या करते हैं? ज्वाइनिंग ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स। लाइगेज का काम जोड़ना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइसो एंजाइम्स आर। आइसो एंजाइम्स हमारे क्या हैं? एंजाइम्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द डिफरेंट एंजाइम्स दैट कैटालाइजेस द सेम रिएक्शन बट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर हमारा इसका ऑप्शन हमारा ठीक है क्या? इसका ऑप्शन हमारा यही ठीक हो गया। ये वाला ऑप्शन आपका ठीक है यहाँ पर, बी ऑप्शन। ठीक है,
बी ऑप्शन ठीक हो गया आपका बच्चों। ठीक, आइसोएंजाइम कैन बी सेपरेटेड एंड आइडेंटिफाइड बाय। ठीक, तो इसमें हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस ठीक है। एंजाइम एक्टिविटी इज टिपिकली हाईएस्ट एट ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है दोनों के लिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम पीएच चाहिए हाईएस्ट एक्टिविटी के लिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम पीएच। तो वैसे इसकी जो ऑप्टिमम पीएच वैल्यू होती है वो 5 to 7 होती है। ठीक है, 5 to 7, लेकिन यहाँ पर पीएच 7 है तो यही सही माने। और टेम्परेचर की बात करें तो 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है फॉर द हाईएस्ट एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट द एंजाइम एक्टिविटी। एंजाइम एक्टिविटी को कौन से फैक्टर अफेक्ट नहीं करते हैं? पीएच अफेक्ट करती है, टेम्परेचर अफेक्ट करता है, एंजाइम कंसंट्रेशन अफेक्ट करती है। कलर ऑफ द सबस्ट्रेट, कलर ऑफ द सबस्ट्रेट से कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। व्हाट इज द एक्स एक्सिस ऑफ लाइन वीवर बर्क प्लॉट? तो दिस इज द लाइन वीवर बर्क प्लॉट, तो ये इसकी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। तो ये कह रहा है एक्स एक्सिस पे क्या होता है? सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होता है। ठीक है, तो ये 1 सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, दिस इज ऑन एक्स एक्सिस। अब ऐसी बाई एक्सिस पे पूछे तो बाई एक्सिस पे होता है हमारा वेलोसिटी। ठीक है, तो ये भी ध्यान देना है हमको। व्हाट इज द Km इन द मैकेलिस मेंटेन इक्वेशन? तो Km क्या होता है? मैकेलिस कांस्टेंट होता है। Km मैकेलिस क्या होता है? हमारा कांस्टेंट होता है। और द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द एंजाइम, इसको Bmax कहते हैं। ठीक है, द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच द रिएक्शन रेट इज इक्वल टू द B। ठीक है, तो ये सारा हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एलोस्टेरिक एंजाइम? तो एलोस्टेरिक एंजाइम का एग्जाम्पल है हमारा फास्फोफ्रक्टोकाइनेज इज एन एलोस्टेरिक एंजाइम। और इसके अलावा एक होता है हमारा ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज। ठीक है, ये भी हमारा एलोस्टेरिक एंजाइम है। और एक है ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज। ठीक है, ये भी हमारा एक एलोस्टेरिक एंजाइम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डाइसैकराइड? ठीक है, तो कौन सा डाई? ये मोनोसैकराइड है, ये मोनोसैकराइड है, ये मोनोसैकराइड है। ये हमारा क्या है? डाइसैकराइड है। सुक्रोज एक हमारा डाइसैकराइड है जिसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? जो ग्लूकोज प्लस सुक्रोज से मिलकर ग्लूकोज प्लस आपका ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है हमारा सुक्रोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ठीक है, और माल्टोज भी हमारा डाइसैकराइड है। माल्टोज में हमारा ग्लूकोज की ही 2 यूनिट पाई जाती है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बनता है, और सुक्रोज हमारा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। यहाँ पर डाइसैकराइड कौन है? हमारा सुक्रोज हो गया। अगर माल्टोज होता तो माल्टोज भी हमारा हो जाता। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट प्ले की रोल इन एनर्जी मेटाबॉलिज्म वाई। ठीक है, तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही है, प्रोवाइडिंग इमीडिएट एनर्जी थ्रू द ग्लाइकोलिसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलीसैकराइड? इनमें कौन सा पॉलीसैकराइड नहीं है? तो कोलेस्ट्रॉल हमारा पॉलीसैकराइड नहीं है, बाकी सारे ये क्या हैं? पॉलीसैकराइड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ फैटी एसिड इज कॉमनली फाउंड इन एनिमल प्रोडक्ट लाइक मीट एंड बटर? तो यहाँ पर मीट और बटर में पाए जाते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फास्फोलिपिड इज मोस्ट अबंडेंट इन बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन? तो ये होता है हमारा फास्फोटाइडिल कोलाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन? ठीक है, तो जितने ये हमारा एस्ट्रोजन स्टीरॉयड हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, कॉर्टिसोल, ये सारे क्या है? हमारे स्टीरॉयड हार्मोन है। इसका आंसर सही हो गया इंसुलिन। इंसुलिन एक किस तरीके का हार्मोन है? पेप्टाइड हार्मोन है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इसेंशियल अमीनो एसिड? इसेंशियल अमीनो एसिड के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो यहाँ पर बी, दे मस्ट बी ऑब्टेन्ड थ्रू द डाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंजुगेटेड प्रोटीन? ठीक है, तो कंजुगेटेड प्रोटीन का हमारा कैरेक्टरिस्टिक है सी। ठीक है, दे कंसिस्ट ऑफ ए प्रोटीन पोर्शन एंड ए नॉन प्रोटीन पार्ट। ठीक है, इसको प्रोस्थेटिक ग्रुप भी कहते हैं नॉन प्रोटीन पार्ट को। जो हमारी कंजुगेटेड प्रोटीन होंगी, कंजुगेटेड प्रोटीन, उस पे 2 पार्ट होते हैं, एक प्रोटीन पार्ट होता है, प्रोटीन पार्ट, और दूसरा होता है नॉन प्रोटीन पार्ट। इसको हम नॉन प्रोटीन पार्ट को हम प्रोस्थेटिक ग्रुप भी कहते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप। जैसे हमारा कंजुगेटेड प्रोटीन है
हीमोग्लोबिन, इसका एग्जांपल हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन में हीम इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप जो कि नॉन प्रोटीन पार्ट है, और ग्लोबिन इज द प्रोटीन पार्ट, ठीक है। व्हाट इज द नॉन प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ ए हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, तो देखिए अभी बताया मैंने, यहाँ पर हीम इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द मसल ट्विच, मसल ट्विच क्या होता है बेटा, ए मसल ट्विच हो गया हमारा रैपिड एंड इनवॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन, ए रैपिड एंड इनवॉलंटरी मसल कंट्रैक्शन हमारा कहलाता है मसल ट्विच कहलाता है, ठीक है। और इसको मायोक्लोनस भी कहा जाता है, ठीक। और ये ग्रेजुअल एंड इनवॉलंटरी मसल कंट्रैक्शन ये कहलाता है मसल फटीग, ये क्या कहलाता है, मसल फटीग। और मसल स्पैम, और इसको मसल स्पैम भी कहते हैं, स्पैम, ठीक है, मसल थक गई हमारी, ठीक। इसका आंसर सही ए हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन काउज एबनॉर्मल मसल ट्विचिंग, एबनॉर्मल मसल ट्विचिंग कौन काउज करता है हमारा, ये सारे ही, डिहाइड्रेशन की वजह से, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस की, न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। विच टाइप ऑफ मसल इज अटैच्ड टू द बोन्स एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर वॉलंटरी मूवमेंट, तो इसका आंसर सही है सी, स्केलेटल मसल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। विच टाइप ऑफ मसल हैज ए सिंगल न्यूक्लियस, ठीक है, सिंगल न्यूक्लियस किस टाइप की मसल में हो जाता है, तो इसका आंसर सही है हमारा स्मूथ मसल, ठीक है। कौन सा हो गया हमारा, स्मूथ मसल। विच टाइप ऑफ मसल इज फाउंड इन द वॉल्स ऑफ द ऑर्गन सच एज स्टोमक, इंटेस्टाइन एंड ब्लड वेसल्स, तो इसमें हमारी पाई जाती हैं स्मूथ मसल्स। ये कैसी हमारी स्ट्रेटेड मसल्स होती है, कैसी बच्चों, स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं स्मूथ मसल्स हमारी। और कैसी होती है, इनवॉलंटरी इन फंक्शन, इनवॉलंटरी इन फंक्शन, इनवॉलंटरी स्ट्रेटेड मसल है स्मूथ मसल, जो कि कहाँ पाई जाती है, वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल सब, ठीक है। सार्कोलेमा इज ए मेम्ब्रेन फाउंड ओवर इन, ठीक है, स्केलेटल मसल फाइबर की जो मेम्ब्रेन होती है उसको सार्कोलेमा कहते हैं। द मसल फटीग अकर्स ड्यू टू द एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, ठीक है, लैक्टिक एसिड, आप ज्यादा एक्सरसाइज करें तो लैक्टिक एसिड डिपोजिट हो जाता है, तो मसल फटीग होने लगता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल इज काउज्ड बाय एक्टोमायोसिन, एक्टिनोमायोसिन फिलामेंट दोनों मिलकर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल कराते हैं। विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन रिसीव इंफॉर्मेशन सिग्नल, डेंड्राइट्स, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द माइलिन सीट टू स्पीड अप द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ न्यूरॉन, सोमा सेल बॉडी हो गया, एक्सॉन हो गया, डेंड्राइट, सिनेप्स, सिनेप्स इज नॉट पार्ट ऑफ द न्यूरॉन, नर्व सेल्स का पार्ट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बाइपोलर न्यूरॉन्स आर लोकेटेड इन, तो जो बाइपोलर न्यूरॉन होते हैं हमारे ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में भी पाए जाते हैं, रेटिना में भी पाए जाते हैं, इंटरनल, तो ऑल द एबव्स, ठीक है, सभी में हमारे बाइपोलर न्यूरॉन होंगे। व्हाट इज द टिपिकल वैल्यू ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है -70 मिलीवोल्ट, ठीक है। व्हाट इज इन्वॉल्व इन नर्व इम्पल्स, तो इम्पल्स में क्या होते हैं, नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन में हमारे आइंस, ठीक है, आइंस के मूवमेंट की वजह से होता है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल सिनेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ सिनेप्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ गैप जंक्शन, तो गैप जंक्शन किसमें प्रेजेंट होते हैं हमारे, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में, ठीक है। केमिकल सिनेप्स में तो हमारा सिनेप्टिक क्लेफ्ट में जो सिनेप्टिक वेसिकल्स होती है वो न्यूरोट्रांसमीटर को सिक्रेट कर देती है, लेकिन गैप इलेक्ट्रिकल सिनेप्स पे गैप जंक्शन की तरफ थ्रू ट्रांसफर होता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम का क्या फंक्शन होता है बच्चों, टू रेगुलेट बॉडी फंक्शन थ्रू द रिलीज ऑफ हार्मोन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग इंसुलिन, तो इंसुलिन कौन बनाता है हमारा, पैनक्रियास। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्लैंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग हार्मोन दैट रेगुलेट कैल्शियम लेवल इन और बॉडी, तो ये पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है, कैल्शियम लेवल को, देखिए एक टेबल दी है, इसमें मेजर फंक्शन दिए गए हैं। जैसे थायराइड ग्लैंड है, इसके मेन जो हार्मोन है थायरोक्सिन एंड कैल्शियम। थायरोक्सिन क्या करती है, रेगुलेट मेटाबॉलिज्म एंड टेम्परेचर,
इसको बहुत अच्छे से लर्न कर लेना, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। Which endocrine gland is responsible for producing hormone that control the body's growth and development as well as reproductive function? ठीक है, इसका आंसर भी यहाँ पे गलत दिया है, इसका आंसर होना चाहिए था पिट्यूटरी ग्लैंड। इनमें से कोई भी राइट आंसर इस मैटर के अकॉर्डिंग नहीं है, तो ये क्वेश्चन एक गलत है। विच ग्लैंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म? ठीक है, तो रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म के लिए देखिए यहीं लिखा हुआ है रेगुलेट मेटाबॉलिज्म एंड टेम्परेचर, तो ये हमारा हो गया थायराइड ग्लैंड। व्हाट हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय द एड्रिनल ग्लैंड इन रेस्पॉन्स टू स्ट्रेस? तो ये होता है हमारा कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल को ही हम कहते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। ये हार्मोन हमारे स्ट्रेस में रिलीज होते हैं, ठीक। इस टेबल को बच्चों अच्छे से देख लीजिए, एड्रिनल कॉर्टेक्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, और इसी को क्या कहा, कॉर्टिसोल कहा, और इसका काम क्या है, पार्ट ऑफ स्ट्रेस रेस्पॉन्स, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड डिक्रीज इम्यून रेस्पॉन्स, ठीक है। कॉर्टिसोल हेल्प्स रेगुलेट मेटाबॉलिज्म एंड हेल्प्स इन योर बॉडी स्ट्रेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हार्मोन कैन आल्सो क्लासिफाइड ऑन द बेस ऑफ देयर फंक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज क्लासिफाइड एज कैटाबोलिक हार्मोन, ठीक है। तो इसमें से कैटाबोलिक हार्मोन कौन क्लासिफाई किया, तो ये हमारा ग्लूकागॉन क्या है, हमारा कैटाबोलिक हार्मोन है। कैटाबोलिक मतलब ब्रेक डाउन करने वाला, ये क्या करता है, ग्लाइकोजन को ब्रेक करा देता है, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाता है, ठीक है। तो ये काम करता है हमारा ग्लूकोगॉन। तो ग्लूकोगॉन कैसा हो गया, कैटाबोलिक हार्मोन। इंसुलिन क्या है, एनाबोलिक हार्मोन। क्लासिफाइड एज पेप्टाइड हार्मोन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज क्लासिफाइड एज द पेप्टाइड हार्मोन। तो ये हमारा इसका सही आंसर हो गया हमारा इंसुलिन इज ए पेप्टाइड हार्मोन, ठीक है। इंसुलिन क्या है, हमारा पेप्टाइड हार्मोन हो गया। और ये टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों कैसे हमारे स्टीरॉयड हार्मोन है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हार्मोन दैट बाइंड्स टू एन इंट्रासेलुलर रिसेप्टर? तो इंट्रासेलुलर मतलब जो सेल होती है, सेल के अंदर जिन हार्मोन्स का रिसेप्टर हो, ठीक है, वो रिसेप्टर क्या कहलाते हैं, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। तो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर होते हैं हमारे थायराइड हार्मोन के, ठीक है, और स्टीरॉयड हार्मोन के, ठीक। तो ये थायरोक्सिन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, what is the primary enzyme responsible for breaking down lipids in the small intestine? लिपिड के ब्रेकडाउन के लिए कौन सा एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है बच्चों, ठीक है। तो लिपिड का हमारा ब्रेकडाउन कौन कराता है, देख लेते हैं यहाँ पर, लाइपेज, ठीक है। लाइपेज हमारा लिपिड ब्रेकडाउन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। व्हाट इज द प्राइमरी मैकेनिज्म फॉर एब्जॉर्प्शन इन द वाटर एब्जॉर्प्शन इन द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए जो प्राइमरी मैकेनिज्म दैट इज ऑस्मोसिस। विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इन्होंने गड़बड़ दिया है, ठीक है, ये क्वेश्चन गड़बड़ दिया है, इसका कोई सही आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम में मिनरल्स और इसके एब्जॉर्प्शन में कोई एंजाइम्स बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं करता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर डज विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन, where does vitamin B12 एब्जॉर्प्शन प्राइमरी अकर्स, ठीक है। विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन प्राइमरी कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। और अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन के भी पार्ट में देखना चाहें तो इलियम में, कहाँ पर होता है, इलियम, ठीक। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट्स में, इलियम, इस्चियम, ड्यूटेरम, 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट में विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन होता है। विटामिन B12 को और क्या कहते हैं, साइनोकोबालामाइन, ठीक है। विच टाइप ऑफ एपिथेलियम लाइंस डज द ट्रैकिया मेक, ठीक है। जो ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया में किस तरीके की एपिथेलियम होती है, तो ट्रैकिया में हमारा होता है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम प्रेजेंट होती है कहाँ पर, हमारे ट्रैकिया के अंदर, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सीलिया इन द ट्रैकिया? ट्रैकिया में जो सीलिया, देखिए सीलिएटेड एपिथेलियम में जो सीलिया है उनका क्या फंक्शन होता है,
टू प्रोड्यूस म्यूकस, नहीं म्यूकस प्रोड्यूस नहीं कर। टू ब्रेक डाउन फूड पार्टिकल्स, नो, ट्रैकिया में फूड पार्टिकल्स का कोई काम ही नहीं है। टू ट्रांसपोर्ट माइक्रोब एंड डिब्रीज आउट ऑफ द ट्रैकिया, यस, ठीक है। टू सिक्रेट एंजाइम फॉर डाइजेशन, ठीक है, नो। देखिए बेटा, मैंने कई बार बताया होगा अगर आप प्रीवियस वीडियोस देखें तो, कि अगर हम क्वेश्चंस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसमें एक्सक्लूडिंग टेक्निक, कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये जरूर अपनाना चाहिए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर भाई सीलिया है, तो सीलिया म्यूकस का सिक्रेशन नहीं कर सकता, ये हो ही नहीं सकता। टू ब्रेक डाउन फूड पार्टिकल, अरे हम बात कर रहे हैं ट्रैकिया की, ट्रैकिया में फूड पार्टिकल का ब्रेक डाउन कहाँ से हो जाएगा, तो ये बिल्कुल हो ही नहीं सकता, ठीक है। टू सीक्रेट एंजाइम फॉर डाइजेशन, ट्रैकिया में डाइजेशन थोड़ी होना है, तो ये भी नहीं हो सकता, तो केवल ये कि यही ऑप्शन बनता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ये भी ध्यान देना है, ठीक, कि कभी कभी एक्सक्लूडिंग टेक्निक लगाते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता, तो वो रिमूव करते जाइए, तो आपका लास्ट में एक ऑप्शन बचेगा, वही सही हो सकता है। तो इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ एपिथेलियम लाइन द एल्व्यूलाई ऑफ इन द लंग्स, ठीक है। लंग एल्व्यूलाई की जो एपिथेलियम होती है वो किस तरीके की होती है, तो वो हमारी होती है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, यानी यहाँ पर ए ऑप्शन ठीक हो गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज अ पल्मोनरी वेंटिलेशन, ठीक है। पल्मोनरी वेंटिलेशन का मतलब क्या है, ठीक, ये देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द बॉडी। द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज गैसेस बिटवीन द लंग्स, नो, ये तो हो ही नहीं सकता। द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड द बॉडी, नो। द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड द लंग्स, नो, ठीक है। तो जो पल्मोनरी वेंटिलेशन का मतलब होता है एक्सपायरेशन एंड इंस्पायरेशन। जो पल्मोनरी वेंटिलेशन होता है बच्चों, वो एक्सपायरेशन, ठीक है, गैसेस का इनटेक करना, और गैस को इंस्पायरेशन, गैस को बाहर निकालना। इंस्पायरेशन मतलब इनटेक ऑफ गैसेस, एक्सपायरेशन मतलब बाहर निकाला, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन जिसको बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड बॉडी, ठीक है। एटमॉस्फेयर और बॉडी में जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो हमारा कहलाता है, ठीक है, पल्मोनरी वेंटिलेशन, ठीक। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा ठीक होगा। Which of the following is the sum of the tidal volume, inspiratory reserve volume and the expiratory reserve volume? अब इस डायग्राम को बच्चों बहुत विशेष ध्यान से देखेंगे, इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। जो टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक। अब इसमें देखिए, इस डायग्राम से आपको कई अगर पूछता है टोटल लंग कैपेसिटी कितनी होती है, ठीक है, यानी यहाँ से 0 से लेके और 6000 तक पाते, यानी 5900, ये वैल्यू लगभग कितनी आ जाएगी, 5900, ठीक। या वो पूछ ले या 6000 ही कह देगा, तो आपका जो टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है, टीएलसी इसको कह सकते हैं हम, टीएलसी, टोटल लंग कैपेसिटी। तो टोटल लंग कैपेसिटी कितनी होगी, 5900 या 6000, ठीक है, जो भी ऑप्शन में मिल जाए आप उसको टिक कर देंगे, ठीक। अब देखिए इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक, इंस्पायरेटरी यानी 3000 से 6000 के बीच में, तो ये कितना हो गया, 3000 हो गई, ठीक। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आपका कितना हो गया, 3000 हो गया, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू, टाइडल वॉल्यूम देखिए कितना आ गया, टाइडल वॉल्यूम निकाल लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना था, 1000 था, तो ये इतनी वैल्यू लगभग कितनी होगी, ये 600 के अबाउट आएगा। तो टाइटल वैल्यू हमारा लगभग कितना होता है, 600 होता है, ठीक है। इस तरह से हम सारी वैल्यूज यहाँ पर निकाल सकते हैं कि कौन किसके इक्विवेलेंट है, हम देख सकते हैं। अगर अब यहाँ क्या पूछा है, उसने पूछा है कि उसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सम ऑफ द टाइडल वैल्यूम, क्या टाइडल वैल्यूम टीबी प्लस IRB प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV, ठीक है। यानी उसने क्या कहा, टाइडल वॉल्यूम ये देख लिया, IRB और ERB, ठीक। क्या क्या कह दिया, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी, यानी यहां से लेके यहां तक। तो ये क्या हो गया यहाँ पर, वाइटल कैपेसिटी। इसका आंसर सही क्या हो गया बेटा, वाइटल कैपेसिटी इज द राइट आंसर, ठीक है। उसने क्या कहा, एक्सपायरेटरी टाइडल वॉल्यूम
प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, ये पूरा मिलाकर क्या हो गया, वाइटल कैपेसिटी हो गया। तो इसका सही आंसर हो गया हमारा ए आंसर सही हो गया। ठीक, अब वो क्या 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 देता, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। तो इतना अगर कह देता तो हमारा क्या होता है, टोटल लंग कैपेसिटी, यानी टोटल लंग कैपेसिटी कितनी होती है, लगभग 6000 के अबाउट। ठीक, अब यहीं पे अगर पूछ ले रेजिडुअल वॉल्यूम कितना होता है, रेजिडुअल वॉल्यूम हमारा कितना होता है, 1000 होता है। ठीक, तो हम इससे आप इजिली सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए अब पूछ ले वाइटल कैपेसिटी हो गया हमारा, अब ठीक है, यानी अगर अब यहीं से पूछ ले वाइटल कैपेसिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी। टोटल लंग कैपेसिटी पूछेगा तो हम अगर कह सकते हैं वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी में हम ये ऐड कर दे तब भी हमारा क्या हो जाएगा, टोटल लंग कैपेसिटी हो। तो इसको बहुत अच्छे से आप देख लेंगे तो सारे क्वेश्चन, भाई टीएलसी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, बीसी वाइटल कैपेसिटी प्लस का, यहाँ तक वाइटल कैपेसिटी प्लस का रेजिडुअल वॉल्यूम आरबी। ठीक, ऐसे टीएलसी इक्वल्स टू, और हमें देखना है तो हमारा बीसी इक्वल्स टू क्या था, टीबी प्लस आईएक्स, ठीक, प्लस ईआरबी। ठीक है, तो ये भी हो जाए टीएलसी इक्वल बीसी इक्वल्स टू क्या था हमारा, ये देख लीजिए आई आर बी प्लस का ई आर बी प्लस का टीबी, टाइडल वॉल्यूम, तो ये भी हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम सारा कैलकुलेट कर लेंगे। हीमोग्लोबिन इज कंपोज्ड ऑफ, इसको पहले भी डिस्कस किया गया था, हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीम प्लस ग्लोबिन, ए हीम ग्रुप एंड ए प्रोटीन कॉल्ड ग्लोबिन। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर इन द ब्रेन। तो मेडुला ऑब्लंगेटा हमारा क्या होता है, रेस्पिरेटरी सेंटर होता है ब्रेन का, ठीक है, जो कि रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। व्हाट इज अ डिसोसिएशन कर्व, ठीक है, इसको हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व कहते हैं। ठीक है, ये कैसा होता है, सिग्मोइड एस शेप होता है। क्या होता है, ए ग्राफ दैट शोज द बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू ऑक्सीजन, ए ग्राफ दैट शोज द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन एज ए फंक्शन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका बी ऑप्शन, देखिए इसको कहते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, यानी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन डिसोसिएट हो जाए, यानी जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है HbO2 है वो क्या करे, डिसोसिएट होकर हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन रिलीज करे, इसका डिसोसिएशन बताता है ये कर्व। ठीक है, तो इसके डिसोसिएशन को कौन कौन से फैक्टर स्टिमुलेट करते हैं, दिस इज द सिग्मोइड शेप कर्व होता है। ठीक, अगर ये राइट साइड में मूव करेगा, राइट साइड में मूव करेगा मतलब हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के प्रति एफिनिटी कम होगी। हीमोग्लोबिन की जब ऑक्सीजन से एफिनिटी कम होगी तो क्या होगी, ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा हीमोग्लोबिन से। ठीक है, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन टिश्यू में कम हो रहा है। ठीक है, जब टिश्यू में कम हो जाएगा तो हमारा हीमोग्लोबिन रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये कब होगा, सिर्फ राइट साइड में कब कम होगा, जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, टिश्यू में 2,3 डाई बिसफॉस्फेट ग्लिसरेट का अमाउंट बढ़ जाएगा, एच कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो इस कंडीशन में हमारा जो कर्व है वो कैसा, राइट साइड में शिफ्ट होगा। अगर लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो रहा है यानी हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी बढ़ रही है। ठीक है, यानी अब डिसोसिएशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये कब होता है, टेम्परेचर जब कम होता है, डिक्रीज 2,3 ppg, इसका लेवल कम हो रहा है, और डिक्रीज एच कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारा ये लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाता है। विच एंजाइम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डीएमिनेशन ऑफ साइटोसिन टू यूरेसिल। ठीक है, तो इसका हमारा होता है साइटोसिन डीएमिनेज। ठीक है बेटा, साइटोसिन और यूरेसिल इन दोनों में केवल डिफरेंस होता है अमीन ग्रुप का NH2। ठीक है, तो अगर डीएमिनेशन हो जाएगा साइटोसिन का तो साइटोसिन के डीएमिनेशन से क्या बन जाता है, यूरेसिल बन जाता है। तो यहाँ पर जो एंजाइम काम करता है जिसको कहते हैं हम साइटोसिन डीएमिनेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसएमिनेशन इज द प्रोसेस, ट्रांसएमिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ, ट्रांसएमिनेशन प्रोसेस क्या है हमारी देख लेते हैं। ट्रांसएमिनेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम एन अमीनो एसिड टू ए कीटो एसिड। ठीक है, अमीनो एसिड का ट्रांसफर फ्रॉम एन अमीनो एसिड टू ए कीटो एसिड, अमीनो ग्रुप का ट्रांसफर करते हैं।
ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसएमिनेशन। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द यूरिया साइकिल, यूरिया साइकिल का प्राइमरी पर्पज क्या है, टू प्रोड्यूस एनर्जी नहीं, टू रिमूव टॉक्सिक अमोनिया फ्रॉम द बॉडी, यस, ठीक है, टू प्रोड्यूस अमीनो एसिड नो, टू सिंथेसाइज ग्लूकोज नो, ठीक है। तो दिस इज द, अगर अब यहाँ पर देखिए आप एक्सक्लूडिंग स्ट्रेटजी लगाते तब भी कर सकते थे इसको, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा आंसर कौन सा सही होगा, तो भैया हमको पता है यूरिया साइकिल से कोई एनर्जी नहीं मिलती है, ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। टू प्रोड्यूस अमीनो एसिड नहीं, अमीनो एसिड भी नहीं प्रोड्यूस करता है और ग्लूकोज भी सिंथेसिस नहीं होता है, तो यानी ये ऑप्शन हमारा ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स मेड मेकअप ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड, देखिए अब ये ऑप्शन भी इन्होंने गलत दिया है, ठीक है। अब न्यूक्लियोटाइड हमारा, अगर ये कहता राइबो न्यूक्लियोटाइड भी हो सकता है और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड भी हो सकता है, ठीक है, यानी न्यूक्लियोटाइड हमारा डीएनए का भी हो सकता है और आरएनए का भी हो सकता है। तो ये इन्होंने कंफर्म नहीं किया कि न्यूक्लियोटाइड किसकी बात कर रहे हैं। तो चलो हम मान लेते हैं ये अगर डीएनए के रिगार्डिंग में बात कर रहे हैं तो इसका आंसर सही हो जाएगा। न्यूक्लियोटाइड जो हमारा होता है, न्यूक्लियोटाइड बेटा बना होता है, न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या पाया जाता है हमारा, ठीक है। एक हमारा होता है राइबोस शुगर, जो कि हमारा 5 कार्बन कंपाउंड है, ये हमारा राइबोस शुगर हो गया, ठीक है। अगर डीऑक्सी राइबोस शुगर हो गया, अगर डीऑक्सी राइबोज शुगर, ठीक है, इसके यहाँ से जुड़ा होता है क्या, फास्फेट, क्या जुड़ा होता है, फास्फेट जुड़ गया, ये जुड़ गया इसके फास्फेट मॉलिक्यूल, ये हो गया फास्फेट हो गया, ठीक है। और यहाँ से जुड़ा होता है ये हमारा नाइट्रोजन बेस, ठीक है। तो यानी न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या है, नाइट्रोजन बेस प्लस डीऑक्सीराइबोज शुगर और प्लस फास्फेट, ये तीनों कंपोनेंट जब मिल जाते हैं तब बन जाता है हमारा न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो फास्फेट ग्रुप न्यूक्लियोसाइड राइबोज शुगर नो, फास्फेट ग्रुप न्यूक्लियोसाइड नो, ये क्या क्या होगा, फास्फेट ग्रुप नाइट्रोजनस बेस एंड राइबोज शुगर, ठीक है, फास्फेट ग्रुप नाइट्रोजन बेस एंड डीऑक्सीराइबोज शुगर, ये बेटा दोनों ही ठीक हो सकते हैं, लेकिन अगर डीएनए के रिगार्डिंग है तो ये हमारा सही आंसर माना जाएगा। ऐसे इसके हिसाब से दोनों ये ठीक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज इम्पोर्टेंट फॉर ब्रेन डेवलपमेंट, कीपिंग नर्व फंक्शन एंड इम्यून सिस्टम, तो इसका आंसर सही है विटामिन B6, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है, तो ये भी हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का पार्ट है, ये भी, तो ये तीनों ही पार्ट है। तो नहीं, ये मुझे कौन सा नहीं है, NAD+, ठीक है। ये सारे देखिए कॉम्प्लेक्स, हमारा जो पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो 4 कॉम्प्लेक्स से मिलकर बना होता है। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स जिसका नाम है NADH डाइहाइड्रोजनेज, इसका भी नाम याद कर लीजिए, पूछा जा सकता है पीटर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का नाम है NADH डिहाइड्रोजनेज, कॉम्प्लेक्स सेकेंड, कॉम्प्लेक्स थर्ड है हमारा साइटोक्रोम BC, कॉम्प्लेक्स सेकेंड हो गया सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स 4 हो गया हमारा साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, ठीक है। ये पूरा हमारा है क्या, ये हमारा कहलाता है, और ये ATP सिंथेज, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो हमारा यानी इसमें क्या नहीं, ये अब ये इसी से क्वेश्चन हुआ, विच मॉलिक्यूल इन द फाइन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन द इलेक्ट्रॉन फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है, तो बेटा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का यही काम होता है। ऑक्सीजन देखिए फाइनल जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से देखिए इलेक्ट्रॉन, ये NADH ने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन निकला तो FMN में आया, अब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनोन ने, तो ऐसे करके फिर साइटोक्रोम भी, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है। देखिए ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे मूव करते हुए यहाँ से ऐसे करके, और ये फाइनल जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है दैट इज ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हमारा मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन रेस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए, यानी ये ऑप्शन हमारा ठीक है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट मॉलिक्यूल सर्व एन ऑक्सीडेटिव इलेक्ट्रॉन कैरियर इन ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, ठीक है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 94 का हमारा हो जाएगा NADH, ठीक है, NADH। बीटा ऑक्सीडेशन अकर्स इन विच ऑर्गेनेली, बीटा ऑक्सीडेशन हमारा किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, इनमें कौन सा बीटा ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट नहीं है। फैटी एसिड का अगर बीटा ऑक्सीडेशन कराया जाए तो क्या नहीं बनेगा, ये पूछा है। तो पाइरुवेट नहीं बनता है बेटा। ठीक है, इसमें क्या बनता है, NADH बनता है, FADH2 और एसिटाइल कोएंजाइम है। ओमेगा ऑक्सीडेशन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स अकर्स एट द ओमेगा कार्बन। ठीक है, बीटा ऑक्सीडेशन होता है बीटा कार्बन पर और ओमेगा ऑक्सीडेशन होता है ओमेगा कार्बन पर। तो ये तो सिंपल सा है, नाम से ही क्लियर हो जाता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which of the following enzyme is involved in the omega oxidation of saturated fatty acid। तो इसमें साइटोक्रोम P450। ठीक है, ये एंजाइम हमारा ओमेगा ऑक्सीडेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। विच एंजाइम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फास्फेट। तो ये तो सबको पता होगा, हेक्सोकाइनेस। ठीक है, हाउ मैनी ATP मॉलिक्यूल आर कंज्यूम्ड इन एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, तो ये हमारा इसका है 2 आंसर। ठीक, तो ये हमारे 100 क्वेश्चंस का, इससे पिछले साल का पेपर भी मैंने सॉल्व किया था, तो वो मेरे YouTube चैनल पर पड़ा हुआ है। ये उसका प्लेलिस्ट में आप देखेंगे, जूलॉजी सेकेंड सेमेस्टर, तो वहाँ पर ये प्लेलिस्ट का लिंक दिया है। इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक को दे दूंगा, तो वहाँ से इसको देख लीजिए। ठीक है, होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, इसलिए मेरे चैनल को लाइक कर दिए और भी स्टूडेंट के साथ शेयर करिए जिससे वो बेनिफिट। थैंक यू बच्चों।